गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वीडियो को बनाने का मेरा मकसद कुछ विशेष है। 1 अप्रैल से और 24-25 अप्रैल तक किस तरह से हमें चलना है ये जानना ज़रूरी है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार हमने देखा है और इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जब कई महीनों तक तैयारी बहुत अच्छी रही है, लेकिन अंतिम समय में आकर कुछ ऐसी चूक हो जाती है जिसकी वजह से पिछली पुरानी तैयारी पर पानी फिर जाता है। तो इस वीडियो में हमें यह देखना है कि हमें करना क्या है और किन चीज़ों से बचना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस पर पूरी तरह फोकस करेंगे तो आपके अंकों में बढ़ोतरी होगी। सबसे पहली चीज़ आप ये देखें कि 1 अप्रैल जब लगेगा उसका सीधा सा आशय ये है कि अब आपका रिवीजन फेज़ चलेगा। अब अभी 1 अप्रैल से पहले तक आप सिलेबस को कवर करें, कुछ टॉपिक रह गए हैं तो उन्हें भी पढ़ें, लेकिन 1 अप्रैल जब लग जाएगा उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है। अगर उस दौरान अब कोई टॉपिक रह भी जाए तो उसको ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए सिर्फ मामूली नज़र से देखना है और छोड़ देना पड़ेगा। अब रिवीजन मायने रखेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 1 अप्रैल से 24-25 अप्रैल के बीच में इसमें से आप करीब 2-3 दिन एक्स्ट्रा निकाल दीजिए। ये मानकर चलिए कि आपके पास 20 दिन हैं। इन 20 दिनों में कम से कम आपके पूरे सिलेबस का 2 बार रिवीजन होना चाहिए। यहाँ सिलेबस के रिवीजन से मेरा आशय केवल आपके ऑप्शनल से जो सोशल स्टडीज़ या साइंस मैथमेटिक्स कुछ भी हो सकता है। लैंग्वेजेस की तैयारी आपने अब तक बहुत अच्छी कर ली होगी, तो कुछ भी नया पढ़ने से अब आपको बचना है। दूसरी चीज़, आप ये गौर करेंगे कि जब भी परीक्षा का समय आता है अक्सर कई सारे पब्लिशर्स अपनी किताबें निकाल देते हैं और उसके अंदर लिखते हैं 7 डेज स्ट्रैटेजी, 15 डेज स्ट्रैटेजी, 21 डे स्ट्रैटेजी, 21 दिनों में सिलेबस कवर कीजिए। इस तरह के झांसों से आपको बचना होगा। देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है और अगर आप अपने रिवीजन को छोड़कर ये 20-22 दिन उस फिजूल कंटेंट को पढ़ने में देते हैं तो सब कुछ मिसमैच हो जाएगा। आपका ब्रेन जिस क्रम से चीज़ों को याद कर रहा है वो क्रम डिस्टर्ब हो जाएगा और आपकी पूरी तैयारी ध्वस्त हो जाएगी। तैयारी की जो नींव आपने बनाई है उस नींव को बरकरार रखें और इस तरह के फिजूल एडवर्टीजमेंट से या इस तरह के फिजूल कंटेंट से बचें। मार्केट ऐसी पुस्तकों से फ्लडेड रहेगा और आप खुद को संयमित रखें। मैं जानता हूँ ये इतना आसान नहीं है कि आप खुद को संयमित रख पाएँ, लेकिन आपको संयमित रहना होगा और ये सोचना होगा कि जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उसी को रिवाइज़ करूँ। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि ये 20 दिन आपके ढंग से रिवीजन में निकल जाएं और जो चीज़ आप इतने समय से पढ़ते रहे हैं उसी का रिवीजन हो, किसी नई चीज़ का रिवीजन ना हो। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 1 अप्रैल के बाद आप कोशिश कर सकते हैं कि आप कुछ मॉडल पेपर सॉल्व करें। मॉडल पेपर से मेरा आशय मैं मॉडल पेपर नहीं कहना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा पुराने वर्षों के पेपर आप सॉल्व करें। अगरचे आप उन्हें पहले सॉल्व कर चुके हो लेकिन वापस से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अक्सर देखने में ये आता है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो वहाँ आपको कुछ अंकों के बढ़ने की गुंजाइश रहती है और ये तरीका वर्क करेगा। मॉडल पेपर्स को जब आप अगर सॉल्व करते भी हैं तो आप उन्हें ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा और बड़े शांत मन के साथ उन्हें सॉल्व कीजिएगा। तीसरी सबसे अहम चीज़ जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इन 20-22 दिनों में आप थोड़ा अपने खान पान का ध्यान रखें। और चूँकि ये बदलता हुआ मौसम है, आप जानते हैं कि मार्च ख़त्म होने वाला है, अप्रैल लगेगा, तो ये बदलता हुआ मौसम है। हम पंखे वगैरह चलाते हैं, पंखा तक ठीक है, लेकिन कूलर वगैरह का प्रयोग अगर आप करते हैं तो ऐसे में अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होती है तो उसका गलत असर आपके एग्ज़ाम देते समय पड़ेगा। तो फिलहाल आप तमाम चीज़ों से दूर रहें। कोशिश ये करें कि एग्ज़ाम तक आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रहें, ज़ुकाम वगैरह ये चीज़ें आपको ना हो और आपका पूरा कंसंट्रेशन एक जगह हो पाए। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है सोशल मीडिया और फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड। कोशिश ये करें कि अब आप जितना कम से कम हो उतना कम से कम बोलें, और कहते हैं खामोशी में निजात है, ये बिल्कुल सही बात है। जितना आपकी ज़ुबान बंद रहेगी आपका दिमाग उतना ज़्यादा एक्टिव होगा, उतना ज़्यादा सोच पाएगा। तो फिजूल की गॉसिप वगैरह, फिजूल की गपशप वगैरह से आप बचने की कोशिश करें। और ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम अक्सर जिनकी अवहेलना कर देते हैं। आपको याद है ना, टाइटैनिक जहाज़ डूबा था। टाइटैनिक जहाज़ इसलिए नहीं डूबा था कि टाइटैनिक में कोई कमी थी।
टाइटैनिक बहुत मजबूत जहाज था और उसके बारे में ये प्रिडिक्शन था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। लेकिन एक छोटी सी चीज़ की आइसबर्ग को देखने में जो क्रू मेंबर्स से थोड़ी गलती हुई और उसका खामियाजा ये हुआ कि पूरा का पूरा टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में समुद्र में समा गया। तो हमें भी उन चीज़ों से बचना है। अक्सर ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और हमें नुकसान उठाना पड़ता है। एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि आपने डिफ़िकल्ट एरिया मार्क आउट किए होंगे। मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में बताया था कि आप मार्च के अंदर डिफ़िकल्ट एरियाज़ को मार्क आउट कर दें। जब आप अप्रैल में रिवीजन करेंगे तो उस समय आपके रिवीजन का पूरा फोकस उन डिफ़िकल्ट एरियाज़ पर होना चाहिए, क्योंकि जो सिंपल एरियाज़ है जो आपने कवर कर लिया होगा, ये करीब 55 से 65% तक होगा जो सिंपल एरिया है आपका। इस सिंपल जोन आपका इजीली कवर्ड है। जो डिफ़िकल्ट जोन आपका बचता है 30 से 35%, उसको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा और उसी पे फोकस रखिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आएंगे। और जब आप उसको परीक्षा से पहले 1-2 बार ढंग से रिवाइज कर लेंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे और आपकी गलतियों की गुंजाइश नहीं रहेगी, गलतियों के इम्कान नहीं रहेंगे और आपकी मार्किंग में सुधार होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फोकस करते हुए चलना है। गोले भरने के संबंध में एक सवाल पैदा हुआ था कि सर सबसे बढ़िया तरीका हमें ये लगता है कि जब हमें कोई आंसर सही लगे तो उसी समय आंसर शीट के अंदर जो आपके पास में OMR शीट रहती है उसमें हल्का सा डॉट का निशान लगा दें। देखिए, अगर आप ये काम पेंसिल से करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ का आंसर B समझते हैं और आधे घंटे बाद हमें याद आता है नहीं C होना चाहिए। तो अगर आपने वहाँ पेन से हल्का सा डॉट किया है तो थोड़ी सी इस बात का खतरा रहता है कि कहीं कंप्यूटर उस डॉट को पढ़ न ले। बेटर है आप पेंसिल का इस्तेमाल करें और मार्कआउट कर दें उसी समय साथ साथ OMR शीट में, और फिर बाद में उन मार्क्स किए हुए बिंदुओं को एक साथ भरेंगे तो आपको मुश्किल से 5-7 मिनट लगेंगे, पूरी OMR शीट आपकी भर जाएगी। लेकिन मैं पुनः दोहरा दूं कि हर 10-15 क्वेश्चन करने के बाद आप ये ज़रूर देखें कि प्रश्न पत्र का प्रश्न और आपकी OMR शीट का प्रश्न क्रमांक ये दोनों सेम है या नहीं है तो उसको सेम कर लीजिए। यही वजह है कि सबसे बढ़िया एडवाइस ये है कि आप पूरी OMR शीट को जब भरेंगे तो सबसे पहले आप पेंसिल रखें पास में और उसको हल्का हल्का डॉट करते हुए चलें और फिर एक बार वापस वेरीफाई कर लें और फिर गोले भरें। इस पूरी प्रोसेस में आपको मुश्किल से 6 से 7 मिनट लगेंगे और आपका काम अच्छी तरह हो जाएगा। ठीक है। अब एक सवाल था, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि 150 सवाल होते हैं और हम उन 150 सवालों को इस तरह करेंगे कि 3 चक्र में वो पूरा हो। एक भाई ने सवाल किया था कि सर 150 सवाल 150 मिनट, और ये कैसे संभव होगा हमारे लिए कि हम 3 चक्र कर लें। एक्चुअली शायद मैं अपनी बात को उन्हें समझा नहीं पाया होऊंगा, इसलिए मैं पुनः उसको एक्सप्लेन कर दूं। मेरे कहने का आशय ये था कि मान लेते हैं कि सोशल साइंस में आपके 60 क्वेश्चन हैं। 60 में से आप करीब 25 से 30 प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे जो आप प्रश्न को देखेंगे और आपको आंसर पता चल जाएगा। तो ये ऐसे प्रश्न है कि 1-1 मिनट में आपके करीब 3 से 4 प्रश्न सॉल्व होंगे। इसमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं क्योंकि आंसर डायरेक्ट होगा, आप उसको डायरेक्टली कर लेंगे। तो इन 25-30 प्रश्नों को करने में आपको मुश्किल से 10 मिनट का समय लगेगा, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। अब बचे आपके शेष 30 प्रश्न या 35 प्रश्न जो भी हैं, ये सेकेंड राउंड वाले हैं। इसमें से 30-35 प्रश्न में से करीब 25 प्रश्न ऐसे होंगे या 22 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके सेकेंड राउंड में सॉल्व हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये था कि फर्स्ट राउंड पूरे पेपर का आप करेंगे तो 150 में से करीब आपके 60 प्रश्न हो जाएंगे पहले राउंड में। जब आप दूसरा राउंड लेंगे तो दूसरे राउंड में आप करीब 90-95 तक पहुंचेंगे। तो ये दूसरा राउंड सबसे महत्वपूर्ण है। अब चूंकि माइनस मार्किंग का मामला आपके नहीं होता है रिट में, हमारे समय तो नहीं था, तो ऐसे में हम किसी भी प्रश्न को खाली छोड़ते नहीं है। तब हम तीसरा राउंड लेंगे। तो जो दूसरा राउंड आप करेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना है कि एक प्रश्न को सॉल्व करने में आपको करीब 1 से 1.5 मिनट लगेगा, उसके अंदर सोचना पड़ेगा, तो इन प्रश्नों पे ज्यादा फोकस करें। तो सेकेंड राउंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड व्हेन वी अटेम्प्ट एनी रिट, स्पेशली रिट एग्जामिनेशन वेयर नो माइनस मार्किंग प्रोविजन इज देयर। अब तीसरा राउंड हम इसलिए रखते हैं, और अगर मान लेते हैं कि हमारे टोटल 15 से 20 प्रश्न ऐसे हैं जो रह गए हैं, और वो इसलिए रह गए हैं क्योंकि हम जज नहीं कर पा रहे कि हमें आंसर क्या देना है, तो ये 15 से 20 प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको करीब 25 मिनट चाहिए। ये आप मानकर चलिए, जितने प्रश्न है उससे ज़्यादा ही समय चाहिएगा क्योंकि आपको हर प्रश्न में सोचना है। आप इसको 30 मिनट मान लें, तो उन 30 मिनट के दौरान आपको उन प्रश्नों को सॉल्व करना है और आपको सोचने के लिए समय चाहिएगा। तो इस तरह से आप इसको 3 चक्रों में लेकर चले। मैंने बिल्कुल 3 चक्रों में इस पेपर को सॉल्व किया था और उसका परिणाम मेरे सामने था कि मेरे 124 अंक इस रिट परीक्षा में आए थे। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं पुनः आपको बता दूं कि परीक्षा हॉल में पहुंचने तक
पेपर आपके हाथ में आने तक आपको दिमागी तौर पर सकारात्मक रहना है। बिल्कुल नेगेटिविटी को आसपास मत फटकने दीजिएगा। ये मानकर चलिए कि इस रीट एग्जाम में एक सीट आपकी फिक्स है और उस सीट पर आपका कब्जा होगा। ये मैसेज आपको लगातार अपने ब्रेन को देना है। जब लगातार आप यही सोचेंगे कि मेरा सिलेक्शन 101% होगा, तो आपकी मेहनत भी सही दिशा में जाएगी, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका रहेगा और उसका प्रभाव, उसका रिफ्लेक्शन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। इन सभी बातों के साथ मैं खुद को यहाँ विराम देता हूँ। आप अच्छी तैयारी कीजिए। मोटिवेशन वीडियो इसी तरह से आते रहेंगे। जय हिंद।